दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। चिल्ड्रन, इस मीनिंग ऑफ दिस थॉट इज हमें कंटिन्यूअसली अच्छे काम करते रहने चाहिए। सपोज हमने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, हमने मेहनत तो बहुत की, करते ही हैं हम जब भी किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, मेहनत तो बहुत की, हमें रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो हम अगर सोचेंगे कि ओह मुझे तो किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, किसी ने अच्छा बोला ही नहीं, मैंने इतना लेबर दिया था तो अब मैं नेक्स्ट टाइम से पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। जब हमने ये सोच लिया तो हमने अपने सारे क्वालिटी को लिमिट कर दिया, हमने खुद को लिमिट कर दिया। जिस दिन हमने सोच लिया कि हमें अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है तो हमें आज से ये काम नहीं करना है, तो हम खुद को ही लिमिट कर देते हैं, हमारे सारे टैलेंट और जो भी था इतना दिन का लेबर वो उसी समय खत्म हो जाता है। तो मोरल ऑफ दिस थॉट इज वी हैव टू डू गुड वर्क कंटिन्यूअसली टिल यू नॉट गेट रिकॉग्नाइजेशन। जब तक आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है कि यस यू आर गुड, यू हैव टू कंटिन्यू योर वर्क। दैट इज ऑल्सो बिलीव ऑन योर सेल्फ। If we lose belief of ourselves, we can't do anything. So now about the story. The name of the story is Sai. Sai means shadow. Sometimes you know ना, shadow हमारा जो परछाई होती है वो हमारे साथ हमेशा होती है। There is कोई भी हमारे साथ ना हो, पर जब भी हम कभी चलते हैं, अकेले होते हैं, चलते हैं, तो हमें पता है कि हमारा जो परछाई, हमारा जो शैडो है, हमारा जो साया है वो हमारे साथ है। तो ये स्टोरी हिमांशु जोशी की लिखी हुई है, बहुत ही प्रख्यात और बड़ी रिनोवेड राइटर लेखक हैं वो हिंदी के, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी बाद में, पहले हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। नन्हे दूध मुहे बच्चे, अकेली रुग्ण पत्नी, नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में, अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। इस दो लाइन से ये जो दो लाइन है, दो सेंटेंस है, इससे पता चलता है कि एक औरत है, एक लेडी है जो बीमार है और उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसके पास कोई भी रिलेटिव या कोई रिश्तेदार नहीं है, वो अकेली है। और पति भी जो है वो सुदूर अफ्रीका में रहते हैं, बहुत ही दूर। अफ्रीका इज द अनदर कॉन्टिनेंट यू नो। और वो भी जो अफ्रीका में रहते हैं, उनके पति, उनके हस्बैंड, वो भी बीमार है, अस्पताल में है, हॉस्पिटल में एडमिट है। महीनों तक कोई पत्र नहीं है और उनके तरफ से कोई लेटर भी कितने महीनों से नहीं आ रहा है। हर रोज वे रंग बिरंगे टिकटों वाले पत्र की राह देखते, परंतु डाकिया भूल से भी इधर झांकता न था। वो हर रोज पोस्टमैन का वेट करते थे कि आज तो कोई लेटर आएगा, पर कुछ भी ऐसा लेटर कभी भी नहीं आता था। हाँ, बहुत लंबे अरसे के बाद एक दिन एक पत्र मिला। बड़ा अजीब सा था वो, करुण, बहुत दर्द भरा। नैरोबी के इसी अस्पताल से लिखा था। रंग भेद के कारण पहले यूरोपियन अस्पताल में जगह नहीं मिली, किंतु बाद में कुछ कहने कहलवाने के बाद अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु उसमें भी बहुत सारा समय लगता है। चंद महीनों का ही मेहमानदारी है, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सूझता नहीं। पास होता तो, लेकिन भरोसा रखना, भगवान सबका रखवाला है, जिसने पैदा किया है परवरिश भी करेगा। जो उनके जो हस्बैंड थे वो बीमार थे, और ऐसा था कि वो नैरोबी में थे, नैरोबी इज कंट्री ऑफ अफ्रीका, वहां थे। और वहां पर क्या, बहुत पहले की, ये बहुत ही पहले की लिखी हुई स्टोरी है। यस, डबल आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? मैम डबल आ रही है, डबल। Everyone, can you hear me properly? Can you hear me properly? Okay. Yes, ma'am, it's clear. Yes, ma'am. Okay. Okay. तो ऐसा था कि अस्पताल में उनको, यूरोपियन अस्पताल में उनको जगह नहीं मिली थी रंग भेद के कारण। रंग भेद का मतलब था कि ये कहानी बहुत पहले ब्रिटिश के जमाने में लिखी हुई है, तो उस जमाने में
बहुत माना जाता था, गोरे काले, तो ऐसे जो इंडियन होते थे उनको थोड़ा इल ट्रीट किया जाता था और उनको जगह नहीं मिली। जब अस्पताल में उनको जगह मिली तब वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुके थे और डॉक्टरों ने कहा कि अब आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो उनके पति को ऐसा लग रहा था कि शायद अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, और उनके लास्ट के वर्ड्स ऐसे थे लेटर के कि पता नहीं तुम लोगों का अब क्या होगा। परवरिश का मतलब है पालन पोषण, कैसे आप लोगों का अब जिंदगी गुजारा होगा। पत्नी पत्र पढ़ती रोती, छोटे छोटे बच्चे रुलाई भरी आंखों से उनका मुंह ताकते। आप देख रहे हो पिक्चर में कैसे वो रो रही है, वो शी कैन फील। बट बच्चे तो इतना भी नहीं समझते, इस लेटर का मतलब भी नहीं समझते, वो बहुत छोटे हैं। फिर चिट्ठी पर चिट्ठियां डाली उन्होंने, फिर तार, तब कहीं केनिया की मुहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। लिखा था, परमात्मा का ही यह चमत्कार है कि हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। बहुत दिनों बाद एक लेटर आई, उसमें थोड़ा बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था, पॉजिटिव था कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी हालत सुधर रही है। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, पहले की ही तरह किसी से बोलकर लिखवाया हुआ। हालत पहले से अच्छी है, चिंता की अब कोई बात नहीं है। तो फिर से लेटर आया, उसमें लिखा था कि अब मैं पहले से भी ज्यादा अच्छा हूँ और चिंता करने की अब कोई भी बात नहीं है। तो हमेशा की तरह कुछ रुपए भी इस बार पहुंचे। बच्चों के मुरझाए चेहरे खिल उठे, अब थोड़े पैसे भी आए थे तो बच्चे खुश हो गए थे। रुग्ण पत्नी का स्वास्थ्य तनिक सुधार की ओर बढ़ा। चिट्ठियां नियमित रूप से आती रही, रुपए भी पहुंचते रहे। उसने लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता हूँ। इधर एक नया टाइपराइटर खरीद लिया है। उसने अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर लिया है। धीरे धीरे कुछ नई जमीन खरीदने का भी इरादा है। शहर के पास एक फार्म हाउस की योजना है। तो ये सब अब पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है कि अब वो ठीक हो गए हैं, उन्होंने टाइपराइटर खरीदा है, उन्होंने फार्म हाउस खरीदने का प्लान बनाया है, बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न थे, बड़ी उत्साहजनक बातें थी। विस्तार से इतना अच्छा पत्र पहले कभी ना आया था। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। स्वाभाविक का मतलब है इतने अच्छे पत्र मिलने के बाद अच्छा तो लगेगा ही। डूबती नाव फिर पार लग रही थी धीरे धीरे। लगभग 3 बरस बीत गए, ऐसे लेटर आते रहे और 3 साल बीत गए। घर की ओर से पत्र पर पत्र जाते, अब तो थोड़ा समय निकाल कर कभी घर भी आना चाहिए। बच्चे उसे बहुत याद करते हैं, उसे देखने भर को तरसते हैं। जो जो हिदायतें चिट्ठियों में लिखी रहती है उनका क्रमशः पालन करते हैं। माँ को किसी तरह का कष्ट नहीं देते, कहना मानते हैं। पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है बड़ा होकर वो भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा। अज्जू उनके बेटे का, जो 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का, तो बेटे का नाम था अज्जू। पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वो पूरे 12 साल का हो गया है। छठी कक्षा में अव्वल आया है। अव्वल का मतलब होता है फर्स्ट। मास्टर जी कहते हैं कि वजीफा मिलेगा। वजीफा का मतलब है स्कॉलरशिप। उसी से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। तनु अब 18 पार कर रही है, उसका भी ब्याह कराना है। तो अभी क्या है, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तो उसका भी, उनकी बेटी का भी ब्याह का समय आ रहा है। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। लिखा था कि इस समय तो नहीं, अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुंचेगा। योग्य वर तो यहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश है, अफ्रीका जैसे देश में लड़कियों को ब्याहने के पक्ष में वो नहीं थे। दहेज की चिंता ना करना, वही वर की खोज करना। वर की तलाश में अधिक भटकने की आवश्यकता नहीं हुई। आसानी से खाता पीता घर मिल गया, शायद इसलिए क्योंकि उनके लोगों को पता था कि उसके पिता अफ्रीका में सोना बटोर रहे हैं। सब सहज ही हो गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच जाएंगे, गहने कपड़े सब बनवा कर वह साथ लाएंगे। लेकिन शादी के समय वो चाह कर भी पहुंच नहीं पाए। विपस्ताओं से भरा हुआ पत्र आया कि इस बीच नया कारोबार शुरू किया है, उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय में वह सब छोड़ छाड़ कर कैसे आ सकते हैं। हाँ, गहने कपड़े रुपए भिजवा दिए हैं। वर वधू की फोटो उसे अवश्य भेजे। खैर शादी हो गई धूमधाम के साथ।
विवाह के सारे फोटो भी भेज दिए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा। हाई स्कूल मतलब 10th बोर्ड, और जिला मतलब होता है स्टेट। स्टेट में फर्स्ट आया। खेलों में भी पहला। बहुत से सर्टिफिकेट मिले। वजीफा भी मिला, इनाम भी मिले। वजीफा मतलब स्कॉलरशिप। और वो पापा ने क्या भेजा, बहुत कीमती कैमरा और गरम सूट भेजा, ये सब। और सुंदर सी घड़ी भी भेजी। मर्म स्पर्शी लंबा पत्र आया। मर्म स्पर्शी मतलब दिल को छूने वाला। तो शादी भी हो गई। लिखा था, बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा हूँ। पति का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। बच्चे इसी तरह से नाम रोशन करें। और अनेक वादे थे कि जल्दी ही आऊंगा। पर समय जो था पंख बांधकर उड़ गया, अवाध गति से। अवाध गति से मतलब बिना रुके हुए। बच्चों ने लिखा कि यदि उसका इधर आना कठिन हो रहा है तो वे ही अब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं। कुछ वर्ष बीत गए। उत्तर में केवल इतना ही था कि काम बहुत बढ़ गया है। नैरोबी, मुम्बाशा के अलावा अन्य स्थानों पर भी उसे नियमित रूप से जाना पड़ता है। यहाँ विश्वास के आदमी मिलते नहीं है, इसलिए उसे स्वयं ही खटना पड़ता है। यहाँ की आबोहवा, बच्चों की पढ़ाई, अनेक प्रश्न थे। आबोहवा का मतलब एनवायरमेंट। सबके बारे में उसके पिता प्रश्न पूछते थे, मगर वो खुद कभी आ नहीं पा रहे थे। बच्चों की उन्हें याद भी बहुत आती थी, पर हर चिट्ठी के अंत में विवशता लिखा हुआ था कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। अंत में एक दिन वह भी आया जब अज्जू की पढ़ाई पूरी हो गई। उनका बेटा बड़ा हो गया, आप देख सकते हो पिक्चर में, और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई। अच्छी नौकरी की खोज शुरू हुई, जो उसे मिलने ही वाला था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से स्कॉलरशिप के साथ पढ़ाई कंप्लीट किया था। अम्मा अम्मा की उसकी अब अज्जू उनको पापा को लेटर लिखने लगा कि अम्मा बीमार रहती है, बहुत कमजोर हो गई है, एक बार तो अंतिम बार आके उसे देख ले। प्रत्युत्तर में विस्तार में लिखा पत्र मिला कि इलाज के लिए रुपए भेज रहा हूँ, कार्यक्रम तो बना रहा हूँ, पर शायद इस साल ना आ पाऊं। अब अज्जू को लगा कि मैं ही आ जाता हूँ, और उसने बिना कुछ लेटर लिखे, कुछ पत्र लिखे, सीधा टिकट खरीद लिया। पासपोर्ट, वीजा सब देखते देखते बन गए। एक दिन दिल्ली से वो विमान से रवाना भी हो गया। उसके मन में गहरी उत्सुकता थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे। उन्होंने कल्पना भी न की होगी कि एकाएक वो इतनी दूर ऐसे दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उनकी निगाहों में तो वो अभी भी वो छोटा सा गुल्ली डंडा खेलने वाला बच्चा ही है। नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वो सीधा उस पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था, पर वहां तो ताला लगा था। हाँ, पिता की धुंधली सी नेम प्लेट अवश्य लगी थी, तो वो सही जगह पे पहुंच गया था। आसपास वालों से पूछा तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य यहाँ रहते हैं। रात को देर से ऑफिस से घर लौटते हैं और किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं है। वो बारामदे में ही बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति, आप देख सकते हो पिक्चर में, ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामान के सामने बैठा ऊँघ रहा है। ऊँघने का मतलब है बैठे बैठे सोना। उसका नाम धाम पूछा तो उन्होंने, उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बाहों में भर दिया, बड़े उत्साह से स्वागत किया। भोजन के बाद वे उसे अपने कमरे में ले गए। दीवारों की ओर उन्होंने इंगित किया। एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में झुलका किलक रहा था। आप देख सकते हो पिक्चर में। युवक ने गौर से देखा और बोला, ये तो मेरी तस्वीर है और ये मेरी माँ है। वृद्ध ने इस बार कुछ और जोर से खिलखिलाया और बोला कि तुम कितने बड़े हो गए हो, सच कितने साल बीत गए, जैसे कल की बात हो। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। कितने लंबे समय तक हम साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं, सगे भाइयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था, बड़ी लगन से सारा काम सिखलाया। साथ साथ सांझे में हमने कारोबार शुरू किया। नैरोबी की ये आज बहुत बड़ी फार्म है, पर ये सबकी बदौलत सिर्फ आपके पिता है। और उसने अब उनकी हाथ चूम लिए और बहुत प्यार से बच्चे को बिठाया और बताया कि आपके पिता की मृत्यु तो 10-15 साल पहले ही हो गई थी। फिर उन्होंने बताया कि
तिनके के सहारे जिंदगी काट ली जा जाती है। एक साया बस साथ में हो तो हम बड़े से बड़े भंवर से भी निकल सकते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसा ही है, तंतुओं के सहारे टिका रहता है, वहीं से वे टूट जाए तो छिन्न विच्छिन्न होकर बिखर जाते हैं, मानो पानी के बुलबुले हो। जरा सोचो बेटा, अगर तुम्हें पता चलता कि आज से 10-15 साल पहले ही तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, तो तुम इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। तुम्हारी माता भी पता नहीं कितने सालों पहले ही ये दुख सहन नहीं करके बीमार होके मर जाती, और इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। रुपए रेत के गिरे पानी की तरह है जो विलीन हो जाते, पर जो हौसला है वही हमारे साथ रहता है। और इसी कारण मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। उनका गला भराया। पिताजी ये सोच के अच्चू का भी गला भराया कि पिताजी तो कब के गुजर गए, पर वो जो उनके मित्र थे उन्होंने उसको ढांढस बढ़ाया और बताया कि बेटा अब ये जो कारोबार है ये आपको ही संभालना है, क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ। अब आप यहीं रहोगे, अपनी माँ को भी यहाँ बुला लो और हम एक साथ रह के ये जो कारोबार आपके पिता का बनाया हुआ है इसको और आगे तक लेके जाएंगे। बच्चों यही है, एंड है इसका स्टोरी का। अभी मैं आपको हिमांशु जोशी के बारे में बताती हूँ। हिमांशु जोशी हिंदी के साहित्य के जाने माने लेखक है। उनका जन्म 4 मई 1935 में जिला जोशीमठ चंपावत में हुआ। अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हिमांशु जोशी आज भी लेखन कार्य में अब तो नहीं रहे, पर जिस समय ये बुक लिखी हुई थी उस समय शायद उनका देहांत हो गया था। उनका देहांत हुआ था, मैं आपको बताती हूँ, 1919 में उनका देहांत हो गया था। उसके पहले उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी, कगाड़ की याद, रथ चक्र, ऐसी बहुत सारी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और उसके बाद ये छोटी सी राइटिंग है, ये आप अपने नोटबुक में कर लेना, छोटी सी राइटिंग है। और नाउ आई विल आस्क यू मैम अबाउट द स्टोरी। 1 सेकेंड बेटा। मैम लेखक परिचय फिर से दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड।